क्यों? तो कार्बन को अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? इसमें पहला कथन ये कहा रहा है, अन्य सभी तत्वों के तुलना में कार्बन में श्रृंखलन का गुण सर्वाधिक होता है। सही है? सबसे ज्यादा केटेशन प्रॉपर्टी कार्बन में ही मौजूद है, जिसके कारण ये ढेर सारे यौगिकों का मिश्रण निर्माण कर सकता है, और इसलिए हम कार्बन को अद्वितीय तत्व कहते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसे कोई दूसरा नहीं। लेकिन और भी नमन पढ़िए कि अब तक ज्ञात तत्वों के कुल यौगिकों की तुलना में अकेले कार्बन की यौगिकों की कुल संख्या बहुत अधिक है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन का गुण इतनी अधिक है कि जितना यौगिक अकेले कार्बन बनाता है उतना अधिक यौगिक कोई और तत्व नहीं बनाता है। और ये भी कारण है कि कार्बन को क्या कहा जाता है? अद्वितीय तत्व कहा जाता है। कार्बन को अद्वितीय तत्व कहने का तीसरा कारण है कि कार्बन न तो क्षार धातु की तरह विद्युत धनात्मक होता है। विद्युत धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का, विद्युत धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो कार्बन न तो क्षार धातु की तरह विद्युत धनात्मक होता है, न ही हैलोजन तत्वों की तरह विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है और कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता है। कार्बन की स्थिति ये है, वे हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और इस कारण भी हम कार्बन को अद्वितीय तत्व कहते हैं। तो कार्बन को अद्वितीय तत्व कहने का ये तीनों कारण है। ये तीनों कारण से, इनमें से सभी, इन तीनों ही कारण से कार्बन को अद्वितीय तत्व कहते हैं। कार्बन को अद्वितीय तत्व कहने का और भी बड़ा कारण ये है कि कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य घटक है। जैव यौगिक यानी कि सजीवों के शरीर के निर्माण के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबकी जरूरी है, वो कार्बन के बिना बन नहीं सकता। तो सजीवों के शरीर में जितने भी यौगिक हैं वो कार्बन के बिना बन ही नहीं सकते, और इसलिए भी हम कार्बन को अद्वितीय तत्व कहते हैं। सभी जैव यौगिकों का निर्माण कार्बन के बिना संभव नहीं है। एकमात्र तत्व कार्बन के बिना सारे सजीव का अस्तित्व पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। इस कारण से भी कार्बन को हम अद्वितीय तत्व कहते हैं। कार्बन को हम अद्वितीय तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा पढ़ाइए, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। बर्जीलियस का मानना था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल प्रकृति के द्वारा हो सकता है, केवल नेचर के द्वारा हो सकता है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशालाओं में संभव नहीं है। और बर्जीलियस का यही सिद्धांत जीवन शक्ति का सिद्धांत कहलाया। तो बर्जीलियस का जीवन शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि कार्बनिक यौगिक केवल प्रकृति ही बना सकते हैं। प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। तो दूसरा का हो जाएगा ए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया था। दूसरा एसिटिक अम्ल था, और तीसरा मेथेन था। पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशालाओं में बने यूरिया बने,
दूसरा कार्बनिक यौगिक एसिटिक एसिड को बनाया गया लैब में, और तीसरा कार्बनिक यौगिक मेथेन को बनाया गया, और उसके बाद तो इतने कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में किसके द्वारा सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण किया गया था? बोहलर के द्वारा, बोहलर के द्वारा। और एसिटिक अम्ल का संश्लेषण कोल्बे ने किया था। एसिटिक एसिड का संश्लेषण कोल्बे ने किया था, और मेथेन का पहली बार संश्लेषण बर्टलेट ने किया था। ठीक है ना? संश्लेषण का मतलब निर्माण, संश्लेषण का मतलब निर्माण है, कुछ और नहीं समझिएगा। कार्बनिक यौगिक में निम्नांकित में कौन से गुण पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक में कौन से गुण पाए जाते हैं? ये विलयन में आयन नहीं देते हैं, बिल्कुल सही है। जिस तरह आप देखे थे सोडियम क्लोराइड जल में घुलता है तो सोडियम आयन और क्लोरीन माइनस में बदल जाता है, क्लोरीन माइनस में बदल जाता है, तो ये आयनिक यौगिक है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक जिनमें एक धातु और एक अधातु रहता है, आयनिक यौगिक जिनमें एक धातु अधातु रहते हैं, आयनिक यौगिक जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत लगभग सभी कार्बनिक यौगिक जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे एसिटिक एसिड जल में घुलता है तो आयन प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश कार्बनिक यौगिक आयन प्रदान नहीं करते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल जो जल में घुलकर आयन नहीं देगा वो विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजक होते हैं। बिल्कुल हम पहले बताए थे कि कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। कार्बन की स्थिति ऐसी है कि वे इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ना ही ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की हमेशा साझेदारी कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप हमेशा सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं, यानी कोवैलेंट होते हैं। और ये तीनों के तीनों गुण कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में क्या है? सही है। कार्बनिक यौगिक विलयन में आयन नहीं देते हैं, कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित में कौन से गुण पाए जाते हैं? पहला है ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। बिल्कुल ये गलत है। कई ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कलरफुल होते हैं और उसमें बहुत सारे गंध पाए जाते हैं, सुगंध पाए जाते हैं। जितने भी परफ्यूम बनते हैं सुगंधित, वे सभी कार्बनिक यौगिक ही बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कलरफुल भी होते हैं, हालांकि सभी नहीं होते हैं, और सुगंधित और दुर्गंध वाले भी होते हैं। जैसे फिनॉल का नाम आप सुने होंगे, उसमें एक खास प्रकार की बदबू होती है, वो फिनॉल जो है कार्बनिक यौगिक है। उसी तरह कई एस्टर का नाम सुने होंगे, एस्टर इतने सुगंधित होते हैं कि लगभग उसी से परफ्यूम तैयार किए जाते हैं। तो ये कथन गलत है कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में। ये कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। क्या कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं? ये भी गलत है। कार्बनिक यौगिक प्रायः जल में अविलय होते हैं, कार्बनिक विलायक में वो भूल जाते हैं, यानी विलय होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जल में तो अघुलनशील होते हैं, अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे अल्कोहल हो गया,
बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। और अल्कोहल, फिनोल जैसे पदार्थ ही कार्बनिक विलायक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, इसलिए इसका कथन गलत है। ये कथन भी क्या है? अगला है कि इनके क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट अन्य जो यौगिक है जैसे आयनिक यौगिक है, उनके साथ संयोजी यौगिक है, उनके तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। उनके तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। ये समाव्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही समाव्यता को पढ़े। समाव्यता का प्रदर्शन केवल कार्बनिक यौगिक ही करते हैं। कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त अन्य कोई समाव्यता का प्रदर्शन नहीं करते। तो ये भी गलत। क्लियर हुआ? निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। तो सभी कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य उपस्थिति जो होगी वो किसकी होगी? कार्बन के बिना क्या कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में जो अनिवार्य रूप से उपस्थित तत्व है वो खुद कार्बन है, वो खुद कार्बन है। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेलुलोज। सेलुलोज है। और सेलुलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक या कार्बोहाइड्रेट इसलिए है कि पौधों के कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? अगर आप पौधे के कोशिका को पढ़े होंगे तो पौधे के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और पौधे का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अब इस पृथ्वी पर निश्चित तौर पर पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके कोशिका में सेलुलोज की इतनी मात्रा है या पृथ्वी पर के पौधे के सेलुलोज की इतनी अधिक मात्रा है कि प्रकृति में उससे ज्यादा कोई और कार्बोहाइड्रेट या उससे ज्यादा कोई और कार्बनिक यौगिक नहीं है। और वही प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? फ्रक्टोज होगा। यहाँ पर फ्रक्टोज लिखा हुआ है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये प्रकृति का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रकृति का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फलों के मीठे स्वाद, शहद के मीठे स्वाद का कारण किसकी उपस्थिति है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की उपस्थिति है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर विष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीबेल तथा वाल्टॉप ने। लीबेल तथा वाल्टॉप ने सर्वप्रथम यह बताया था कि कार्बन के चारों संयोजकताएं किस प्रकार व्यवस्थित होती है और कार्बन की चारों संयोजकताएं किस प्रकार व्यवस्थित होती है, यह आपके नोट में फिगर के साथ समझाया हुआ है। पहला पेज में ही समझाया हुआ है। तो लीबेल और वाल्टॉप ने, लीबेल और वाल्टॉप पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कार्बन के चारों संयोजकताओं के व्यवस्था को बताया। 10 नंबर
सभी प्रकार के ज्ञात परमाणुओं में कार्बन एक अनूठा परमाणु है। वही पहला क्वेश्चन जो पूछा था कि कार्बन अद्वितीय तत्व कौन क्यों है, वही प्रश्न एक बार फिर से घुमाकर पूछा गया है। समझे कि नहीं समझे? पहला प्रश्न हम बनाए थे कि कार्बन अद्वितीय तत्व क्यों है, वही प्रश्न आपके सामने में फिर आया है घूम फिर करके कि कार्बन अनूठा परमाणु क्यों है। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव होता है, बिल्कुल सही है। सजीव के शरीर में जितने भी अणु होते हैं, जिसे हम जैव अणु कहते हैं, जैव अणु का निर्माण कार्बन के बिना संभव नहीं है। कार्बन परमाणु अन्य दूसरे परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, कार्बनिक यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है और इन सभी कारणों से हम कार्बन को एक अनूठा तत्व कहते हैं, कार्बन को एक अद्वितीय तत्व कहते हैं, कार्बन को एक अद्वितीय तत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है यह। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वस्तुतः हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से बना यौगिक को क्या कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का रसायन है। व्युत्पन्न का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन जोड़कर अन्य आगे बढ़ते जाना। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, क्योंकि अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक है वो किस प्रकार के हैं? हाइड्रोकार्बन के रूप में है। तो आप कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कर रहे हैं, उन कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिस प्रकार के यौगिक है वो कौन है? हाइड्रोकार्बन। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करता है, मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करता है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का रासायनिक बंधन होता है? सहसंयोजक। सहसंयोजक। आपको पहले ही बताए थे कि कार्बन के पास स्थिति ये है कि वे केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के उपरांत सहसंयोजी बंधन ही बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के उपरांत सहसंयोजी बंधन ही बनते हैं और ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंधन होते हैं वो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अन्य तत्वों के तुलना में कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अत्यधिक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कार्बन का श्रृंखलन गुण पाया जाता है। अन्य सभी तत्वों के तुलना में कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि कार्बन में कैटेशन प्रॉपर्टी यानी कि श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों में भी मौजूद है, लेकिन जितना कार्बन में मौजूद है उतना किसी में मौजूद नहीं है। और अधिक से अधिक कार्बन यौगिक बनाने में जो सफल है उसका एकमात्र कारण है कार्बन में कैटेशन प्रॉपर्टी का पाया जाना, वो भी अत्यधिक पाया जाना। कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है?
दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की उपस्थिति है, लेकिन फिर भी इसे कार्बनिक पदार्थ माना नहीं जाता है। तो आप याद रखें।